देखो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एस सी वर्मा का एक अच्छा क्वेश्चन है। ये इंक्लाइन प्लेन है पहला क्वेश्चन, और ये है सपोज करो यहां से इस हाइट से ये बॉटम है और इस हाइट से मैं एक डिस्क को छोड़ता हूँ, डिस्क को छोड़ रहा हूँ, फिर ये डिस्क बॉटम पे आएगा, कुछ समय लगेगा। फिर इसी जगह से एक स्फीयर को छोड़ो तो उसको अलग समय लगेगा। इसी जगह से तुम हॉलो स्फीयर को छोड़ो तो अलग टाइम लगेगा। इसी जगह से तुम डिस्क छोड़ोगे अलग टाइम लगेगा। तो मैंने मान लिया कि सपोज करो ये जो है ये यहां से तीन तरह के ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं। एक रिंग, दूसरा तुम रिंग क्या ये लिख लो, डिस्क छोड़ते हैं, एक रिंग छोड़ते हैं और एक स्फीयर छोड़ते हैं और एक हॉलो स्फीयर छोड़ते हैं। तीन तरह के ऑब्जेक्ट हैं, सेम रेडियस के हैं, यहां से छोड़ दिया। बॉटम पाने पे पूछना है, पहला केस इसका है, क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये केस वन। अगर यहां का सरफेस सफिशिएंट रफ है, इफ सरफेस इज सफिशिएंट रफ, इफ सरफेस इज sufficient rough, then compare पहला टाइम, यहां से यहां तक जाने में टाइम किसको कितना लगेगा। दूसरा काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करिए कि बॉटम पहुंचने के बाद काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। ठीक है, इतनी चीजें कंपेयर करना है, टाइम पूछता और काइनेटिक एनर्जी पूछता, बस काफी। तो कंपेयर करना है। और केस टू है कि इफ सरफेस इज नॉट सफिशिएंट रफ, देन कंपेयर उसी तरीके से टी और कैंडिडेट कंपेयर करना बॉटम पे। ठीक है, अब मैंने सोचा कि कैसे इसको अटेम्प्ट किया जाए। तो केस वन पहले सॉल्व करता हूं। केस वन में कह रहा है कि सरफेस सफिशिएंट रफ है। अगर सरफेस सफिशिएंट रफ है तो क्या बॉटम पॉइंट आई ए आर की तरफ से काम करेगा। हाँ, तो अगर मैं इसकी बीडी बनाऊं तो अगर ये एंगल थीटा है तो एम जी साइन थीटा तुम ऐसे दिखाओगे, नॉर्मल एक्शन ऊपर की ओर दिखेगा, और एम जी कॉस थीटा दिखाओगे एंड फ्रिक्शन फोर्स पीछे दिखाओगे। ठीक है, तो बॉटम पॉइंट के बाद टॉर्क लिखो और आई अल्फा कर दो। अगर ये बॉटम पॉइंट आई आर है तो तुम इसे काम चला सकते हो। तो लिखा एम जी साइन थीटा इंटू आर, टॉर्क बन गया आई अल्फा, आई इस एक्सिस के अबाउट आई, बॉटम के अबाउट आई, तो आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, तो आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, आई इंटू अल्फा, इससे अल्फा की वैल्यू मिल गई तुम्हारी एम जी साइन थीटा इंटू आर डिवाइड बाई आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। अब बात करेंगे टाइम कंपेरिजन करेंगे टाइम का। तो अगर इसके सेंटर का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा जल्दी पहुंचेगा, जिसका एक्सेलरेशन कम होगा वो धीरे धीरे पहुंचेगा। जिसका सेंटर का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो जल्दी पहुंचेगा, जिसका एक्सेलरेशन कम होगा वो धीरे धीरे पहुंचेगा। तो चलो एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन होता है आर अल्फा, तो इसी में आर से और मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा का आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन उसका ज्यादा होगा जिसका आईसीएम कम होगा। बाकी तो सब सेम है, मास सेम है, रेडियस सेम है, एंगल थीटा तो सेम ही है।
तो एसीएम उसका ज्यादा होगा जिसका आईसीएम कम होगा। आईसीएम जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास बहुत कम होगा उसका एसीएम ज्यादा होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एसीएम विल बी मोर इफ आईसीएम विल बी लेस। जिसका एसीएम ज्यादा होगा उसका आईसीएम कम होगा। अब आईसीएम की बात करेंगे। डिस्क का आईसीएम क्या होता है? डिस्क का आईसीएम होता है mr²/2। mr²/2 तो उसमें 0.5 आ रहा है ना, mr²/2 1/2 0.5। रिंग का आईसीआर क्या होता है? mr², तो उसमें 1 का टर्म आ रहा है। कोफिशिएंट देखो ना, r² का कोफिशिएंट 1। स्फीयर क्या होता है? 2/5 mr²। तो mr² तो इसमें भी, mr² इसमें भी, mr² इसमें भी, दोनों में सेम है, सब में सेम है। बट स्फीयर होता है 2/5, 2/5 होता है 0.4। हॉलो का होता है 2/3 mr², तो 2/3 होता है 0.66। अब देखो इन सब में सबसे कम कौन है? 0.4 है ना। स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है, तो जिसका आईसीएम सबसे कम होगा उसका एसीएम सबसे ज्यादा होगा। जिसका एसीएम ज्यादा होगा उसका टाइम कम लगेगा, टाइम उसका कम लगेगा ना भाई। एक्सेलरेशन ज्यादा तो जल्दी पहुंच जाए। तो टाइम पे अगर कंपेयर करना हो तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? स्फीयर। क्यों? स्फीयर का जो आईसीएम है सबसे कम है, तो एसीएम सबसे ज्यादा आएगा। आईसीएम कम तो एसीएम ज्यादा, एसीएम ज्यादा तो टाइम कम। तो मैं कमेंट क्या करूंगा इस पे कि स्फीयर का टाइम सबसे कम लगेगा, जल्दी पहुंचेगा। तो स्फीयर का टाइम टी ऑफ स्फीयर लिख लेंगे, इट इज लेस देन 0.4 के बाद अगला ज्यादा कौन है? 0.5 है, तो डिस्क आएगा, टी ऑफ डिस्क। फिर 0.5 के बाद 0.6 हॉलो स्फीयर, उसके बाद डिस्क आएगा ना, तो डिस्क नहीं रिंग आएगा, तो टी ऑफ रिंग। तो सबसे लेट कौन पहुंचेगा? रिंग पहुंचेगा जब यहां से छोड़ोगे तो। और सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो स्फीयर पहुंचेगा। ये तो मैंने ये वाला आंसर कैलकुलेट कर लिया, ये पार्ट निकाल लिया। बी पार्ट, बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। यहां से यहां तक आते समय काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बॉटम पे? तो काइनेटिक एनर्जी पता है, काइनेटिक एनर्जी निकाली जाती है वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो मास तो सबका बराबर है, तो इसका सेंटर यहां से यहां तक आ रहा है ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क नाम पे तो बस mg वर्क करेगा, mg कॉस्ट वर्क करेगा नहीं, परपेंडिकुलर है। n वर्क करेगा नहीं, परपेंडिकुलर है। और ये जो फ्रिक्शन और स्टैटिक है, सफिशिएंट ड्रॉप का मतलब होता है फ्रिक्शन स्टैटिक होना, और स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्डन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है। तो बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो गई, इट्स मींस फ्रिक्शन विल नॉट वर्क। तो ये दूरी अगर मैं मान लूं कि x के बराबर है, तो वर्क डन कितना आएगा? नेट वर्क डन, द टोटल वर्क डन इज mg sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। यही बनेगा टोटल वर्क डन। सिर्फ इसका 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 0 हो गया, तो वर्क डन इतना आ गया। अच्छा मास बराबर है, थीटा सबका बराबर है, और x सारे के सारे यहीं से छोड़े गए थे ना, यहीं से छोड़े गए थे ना, तो x भी तो सबका बराबर होगा जब यहाँ पाएगा। तो इसका मतलब वर्क डन सबका बराबर होता है। और वर्क रेजिस्टेंस कहती है कि वर्क डन चेंज ऑफ कैंडिडेट होती है, तो फाइनल कैंडिडेट माइनस इनिशियल इज 0। इसका मतलब चूंकि ये सेम है, mg sin थीटा इंटू एक्स सेम है, तो फाइनल कैंडिडेट सबका सेम आएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग, ये सबका सेम है। अच्छा ये तो यहां से बता दिया, लेकिन किसी के दिमाग में आ जाए कि सर स्फीयर तो जल्दी पहुंच रहा है, तो उसकी स्पीड तो ज्यादा होनी चाहिए, ऑफ कोर्स ज्यादा होना चाहिए। जो जल्दी पहुंचेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। कैंडिडेट हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया, तब तो कैंडिडेट ज्यादा होनी चाहिए स्फीयर की, बट ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? एक्चुअल में हुआ यहां पे ये बताता हूं, हुआ यहां पे ये एक्चुअल में यहां पे हुआ एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वीसीएम का स्क्वायर प्लस हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर होती है। तो ये जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है
ये स्फीयर का ज्यादा होगा। क्यों? जल्दी पहुंचा है, कोई चीज जल्दी पहुंच रही है मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये स्फीयर का ज्यादा होगा। बट ये वाला पार्ट स्फीयर का एकदम कम होगा, ताकि इसका इसका एडिशन दोनों मिलके कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि कैंडिडेट जी कांस्टेंट आ रही है ना, कांस्टेंट आ रही है सबका, तो के कांस्टेंट है। इसका मतलब कि अगर जिसकी ये ज्यादा होगा उसका ये कम होगा, और तभी जाके दोनों का एडिशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो स्फीयर का कोई पूछे, इस केस में स्फीयर की ट्रांसलेशनल कैंडिडेट और रोटेशनल कैंडिडेट में ट्रांसलेशनल सबसे ज्यादा होगी और रोटेशनल बाकियों में सबसे कम होगी। और रिंग सबसे लेट पहुंचा ना रिंग, तो रिंग की कैंडिडेट क्या लिखेंगे प्लस दिस, तो रिंग लेट पहुंच रहा है तो रिंग के पास वेलोसिटी कम आ रही है, वेलोसिटी कम आ रही है मतलब उसकी ट्रांसलेशनल कैंडिडेट कम होगी बट रोटेशनल ज्यादा हो जाएगी, ताकि दोनों का सम कांस्टेंट हो। इसमें यही सब हो रहा है। ओके, अब डील करेंगे केस 2 को। कह रहा सरफेस इज नॉट सफिशिएंट रफ, सरफेस सफिशिएंट रफ नहीं है, देन तो सरफेस अगर सफिशिएंट रफ नहीं है तो बॉटम पॉइंट पर टॉर्क नहीं लिख सकते हो, IAR नहीं है, लेकिन आप बॉटम पॉइंट पे तुम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिख सकते हो म्यू mg cos थीटा। भाई सफिशिएंट नहीं है ना, तो म्यू mg cos लिख दिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं केस 2 का। केस 2, इफ सरफेस इज नॉट सफिशिएंट रफ, अगर ये सरफेस सफिशिएंट रफ नहीं है तब बॉटम पे फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। लेकिन बॉटम को तुम टॉर्क इसलिए नहीं लिख पाओगे क्योंकि बॉटम पे स्लिपिंग हो रही है, कोई बात नहीं। नेट फोर्स और MACM लिखना भी तुमने पढ़ा है, तो लिखो नेट फोर्स इस पे, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन क्या है म्यू mg cos थीटा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इसी से एक वैल्यू क्या आ गई g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, आ गया एक ही वैल्यू। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है बेसिकली, ये तो सब में कांस्टेंट आ गया क्योंकि जी कांस्टेंट है, थीटा तो इंक्लाइन का एंगल है, वो तो सबके लिए सेम है, और म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है यहाँ का, वो भी सबके लिए सेम है, तो ACM सेम आ गया ना सबका। तो सबके सेंटर का अगर एक्सेलरेशन बराबर आ जाए, सबके सेंटर का एक्सेलरेशन बराबर आ जाए तो कौन पहले पहुंचेगा? अरे सब साथ में पहुंचेंगे। ये दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, भाग रहा है, कई है सब, कौन पहले पहुंचेगा? इसका जो सेंटर है उसका एक्सेलरेशन का सबका बराबर हो गया, तो सब एक ही टाइम पे पहुंचेंगे। तो अगर मुझे पूछे कि टाइम कंपेयर करिए तो मैं क्या कहूंगा, टाइम विल बी इक्वल। केस 2 का टाइम मैं इक्वल बताऊंगा, टाइम इक्वल कर दिया क्योंकि ये सबके लिए सेम है। अब बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट, तुम बताओ ACM अगर सेम है और टाइम सेम आ रहा है तो यहां पे जब पहुंचेंगे तो सबकी वेलोसिटी भी तो बराबर होगी। भाई अगर वेलोसिटी बराबर होगी तभी तो जाके सेम टाइम पहुंचे हैं सब। अब वैसे भी यार ACM कांस्टेंट है तो v बराबर u प्लस AT होता है, u 0 है और a और टाइम सबका सेम, तो बराबर नहीं आएगा वेलोसिटी यहाँ पे। इसका मतलब ये जो एनर्जी है ना सबका इक्वल होगा, ये एनर्जी सबका इक्वल होगा, जितने भी रिंग डिस्क हो, रिंग हो, स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर है, सबके लिए ट्रांसलेशनल कैंडिडेट इक्वल होगी। अब बात करेंगे रोटेशन कैंडिडेट की, ये वाला पे क्या असर पड़ेगा। और यहाँ पे वर्क रेजिस्टेंस लगाए तो एक चीज में फंसोगे, तो mg से वर्क करेगा लेकिन ये फ्रिक्शन का भी तो वर्डन आएगा। अब फ्रिक्शन का जो वर्डन लिखोगे वो म्यू mg cos थीटा, देखो ये तो सबका इक्वल होगा, लेकिन अब इस पे बात करनी पड़ेगी। अब इस पे वर्क रेजिस्टेंस लगाओगे ना तो इसका तो वर्डन लिखोगे, लेकिन इसका जब वर्डन लिखोगे ना इसका वर्डन लिखोगे। अब बात करना पड़ेगा इसका, तो इसके लिए तुम जब वर्डन लिखोगे तो mg सेंटर का वर्डन लिखोगे लेकिन उससे फ्रिक्शन का भी वर्डन आ जाएगा। इसका वर्डन लिखना मुश्किल है, पता है, बॉटम पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट से आएगा। अब बॉटम पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट x के बराबर नहीं है, वो ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो बॉटम पॉइंट पीछे जा रहा है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट लेगा आगे की ओर, सेंटर x दूरी तय करेगा लेकिन बॉटम पॉइंट x से कम दूरी तय करेगा। और ये बॉटम पॉइंट का x से जो कम दूरी तय करेगा वो ओमेगा के बेस आएगा जो घूम रहा है, और सबके लिए अलग अलग आएगा, सबके लिए अलग अलग आएगा। ठीक है, तब क्या करें, क्या कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा। चलो ये पता कहां से आएगा,
ये कहाँ से आएगा सॉल्व होकर? टाइम तो सबके इस ओमेगा से मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, ऐसा दिमाग काम कर रहा है ओमेगा से। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे हटाते हैं, सेंटर ऑफ मास बोर्ड टॉर्क लिखोगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या आएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर बराबर आई सी एम अल्फा। बन गया आई सी एम अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर डिवाइड बाई आई सी एम। बन गया आई सी एम। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है वी बराबर यू प्लस ए टी, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अल्फा तो ये है, तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई आई सी एम। बन गया। इस ओमेगा को उठा के तुम यहां प्लेस कर दो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम। जब इसका स्क्वायर करोगे ना तो इधर आई सी एम का स्क्वायर बनेगा, इस आई सी एम से कट जाएगा, और ऊपर की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी म्यू एम जी कॉस थीटा आर इंटू टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आई सी एम, ये बन जाएगा। अब तुम देखना, तुम कह रहे हो कि ये सबके लिए बराबर है, म्यू भी सबके लिए बराबर है, यहां टाइम भी सबके लिए देखो इक्वल आया है, तो ये सारा क्वांटिटी सबके लिए बराबर है। तो जिसका आईसीएम ज्यादा होगा उसकी कैंडिडेसी कम होगी। तो ये इक्वेशन ही बता रहा है कि कैंडिडेसी कम होने के लिए आईसीएम को ज्यादा होना पड़ेगा। और आईसीएम किसका ज्यादा है, आईसीएम देखो इसमें किसका ज्यादा है, आईसीएम आई 1 है ना, रिंग का ज्यादा है, मतलब रिंग की कैंडिडेसी सबसे कम होगी। तो रिंग की कैंडिडेसी सबसे कम होगी तो तुम इसको हटा दो और बी पार्ट लिखो, रिंग की कैंडिडेसी सबसे कम होगी तो ऐसे लगा दो। और सबसे ज्यादा किसी कैंडिडेट होगी, स्फीयर की, क्योंकि उसका आईसीएम सबसे कम है। बन गया। तो दिस इज आंसर। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें क्या कंपेयर कराया, टाइम का और कैंडिडेसी का कंपेयर कराया। ठीक है। और एक और चीज, सर ये ओमेगा कैसे निकाला, एक बार फिर समझा दीजिए। अल्फा तक सही है, नहीं सर, शुरू से। सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क लिखा, फ्रिक्स एम जी साइन थीटा इसी से पास कर रहा है तो जीरो आएगा, एन भी इसी से पास कर रहा है जीरो आएगा, एम जी कॉस थीटा इसी से पास कर रहा है जीरो आएगा, फ्रिक्शन ऊपर की हो रहा है दैट इज मी एम जी कॉस थीटा, तो उसका टॉर्क सेंटर ऑफ मास के बाद क्या आएगा, मी एम जी कॉस थीटा इंटू आर बराबर आई अल्फा। इससे अल्फा की वैल्यू आ गई इसके बराबर। सही है। यस सर। हाँ, ओमेगा और क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट जीरो है, अल्फा ये है, टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया ओमेगा इतना। इस ओमेगा को उठा के मैंने यहां प्लेस कर दिया। ठीक है। सर आ गया। और कोई क्वेश्चन था उसमें जरा देख के बाद। पहली बात, जो भी कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कोई यूज नहीं है, यूज करोगे कई बार कंफ्यूज हो जाओगे, बट सिंबल की तरह से याद करने की तो बस याद करना, बाकी यूज तो बिल्कुल कहीं मत करना, छोड़ देना। वर्डन भी पूछे तो जैसे बताया हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला वही सब लगाना, उसी से आंसर आएगा, इससे तो तुम गड़बड़ भी कर सकते हो। बताता हूं कैसे। ये क्या होता है, मान लो एक एक्सिस है, उससे रॉड लगा हुआ है, इस पे तुमने फोर्स लगा दिया एफ, परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, इसके वजह से ऐसे घूम रहा है। कोई पूछे कि जब ये थीटा एंगल घूम गया, थीटा एंगल घूम गया, तो थीटा एंगल घूमने के बाद इसका पावर कितना है, इस फोर्स का पावर कितना होगा, तो तुम क्या कहोगे, भाई यहां से थीटा एंगल घुमा है तो इस पॉइंट की कुछ वेलोसिटी होगी ना, इस पॉइंट की कुछ वेलोसिटी होगी, ये मान लिया v के बराबर है, अब फोर्स वहीं पे लगा हुआ है, तो तुम पावर क्या लिखोगे, पावर को तुम लिखोगे फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये लिखोगे। गुड गुड। v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा, लिख लो आर ओमेगा। एफ इंटू आर क्या होता है, टॉर्क होता है, ये ओमेगा, तो पावर क्या हो गया, टॉर्क इंटू ओमेगा, दिस इज द पावर। ठीक है। अब आते हैं वर्क डन की बात करते हैं। वर्क पावर क्या होता है, पावर होता है डी डब्ल्यू बाई, सॉरी, हाँ डी डब्ल्यू बाई डी टी, बट ये वर्क डन है ध्यान रखना, ये तो एंगुलर वेलोसिटी है, पावर ये होता है टाउ, टॉर्क है, और ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डी टी होता है।
तो कोई पूछे वर्ड में बताइए, इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेट, तो मैंने कहा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, दिस इज द वर्क डन एंड दिस इज द पावर। तो कोई तुमसे पूछे कि टॉर्क दिया गया है, सपोज करो क्वेश्चन ऐसा क्या है कि एक रॉड है जिस पे टॉर्क लगा हुआ है 4 न्यूटन का, फाइंड वर्क डन इन पाई एंगल रोटेशन। उठा किसने वैल्यू प्लेस कर दो, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉर्क की जगह 4 रखो, डी थीटा, लिमिट 0 से पाई, 4 बाहर आ जाएगा, बनेगा 4 इंटू पाई जूल एंड दिस इज आंसर। कर ले कैलकुलेटर। कोई तुमसे पूछे कि अगर ये टॉर्क कांस्टेंट है तो ओमेगा भी तो निकालना पड़ेगा, तो रॉड रोड देना पड़ेगा तब जाके ये पावर आएगा, ओमेगा में अल्फा का टर्म आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन इसी में लिख दो, अगला क्वेश्चन, इन above question moment of inertia is 4 unit, मतलब kg मीटर स्क्वायर, टॉर्क से क्या आ जाएगा अल्फा, अल्फा से देन फाइंड पावर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या करोगे, टॉर्क पता है 4 के बराबर, ओमेगा निकालना पड़ेगा, इसके लिए अल्फा निकालना पड़ेगा। टॉर्क कितना है 4, टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा, तो आई 4 है इंटू अल्फा, अल्फा क्या आ गया 1, ओमेगा क्या होगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट 0 प्लस अल्फा 1 है, और टाइम कितना 2 सेकेंड, 2 आ गई, तो पावर क्या होगा, पावर होगा टॉर्क इंटू ओमेगा, टॉर्क है 4, ओमेगा है 2, दिस इज 8 वाट एंड दिस इज आंसर। बस, और कहीं यूज करने का कोई मतलब नहीं है, जब जितना पढ़ा है वही यूज करना, उससे हो जाएगा सारे क्वेश्चन। और कुछ